अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया है। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर कांग्रेस की काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की, तो वहीं पर चमोली की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की। दोनों ही सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। मंगलौर में बीजेपी आज तक कभी भी चुनाव नहीं जीती और इस बार भी नहीं जीत पाई, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना दूसरे नंबर पर रहे और जीत का अंतर सिर्फ 422 वोटों का रहा। वहीं बद्रीनाथ में कांग्रेस का प्रदर्शन धमाकेदार रहा और बद्रीनाथ सीट से विधायक रहे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले राजेंद्र सिंह भंडारी को हार मिली है। 5000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस कैंडिडेट बुटोला की जीत हुई है। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने 422 वोट से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया। 2022 में चुनाव जीतने वाली बीएसपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही, जबकि 2022 में भी मामूली अंतर से हारने वाले काजी निजामुद्दीन इस बार मामूली अंतर से ही चुनाव जीते हैं। हालांकि कांग्रेस की इस सीट पर जीत के बड़े मायने हैं और इस सीट पर जीत के साथ ही विधानसभा में कांग्रेस की एक सीट और बढ़ गई है। काजी निजामुद्दीन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दिन हिंसा ना होती तो उनकी जीत का अंतर बहुत ज्यादा होता। सरकार से डायरेक्ट चुनाव था, सरकार के सामने हम जीते हैं। धन वर्षा हो रही थी, लठ तंत्र था, उसके सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर जीते हैं, हमारी पार्टी की जीत है और उस एक एक चीख, उस एक एक आवाज़ की जीत है। जो महिलाओं ने डंडे खाए, धक्के खाए, पोलिंग वाले दिन बेइज्जती झेली, गालियां खाई, उनकी जीत है। लठ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। अगर लठ ना चलता तो ये तो बहुत बड़ा अंतर होना था। चमोली की बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी को 28161 वोट मिले और बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी पहले कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी वजह से चुनाव हुआ था। लेकिन बीजेपी को और राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ में बहुत जोर का झटका लगा। बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार हुई है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर से बद्रीनाथ सीट पर जीतने में कामयाब रही। जीतने के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर में जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। इस पूरी ऐतिहासिक जीत को का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय बद्रीनाथ की जनता को जाता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाता है, पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन लोगों ने तन मन धन से चुनाव लड़ा है और इससे पूरे देश में शुचिता का एक मैसेज दिया। ये चुनाव शुचिता का चुनाव था, नैतिकता का चुनाव था, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का चुनाव था। पूरी जनता ने बद्रीनाथ के स्वाभिमान के लिए वोट डाला है और ये दिखाया है दिल्ली की सरकार को भी, उत्तराखंड की सरकार को भी, यदि अनैतिक रूप से तुम राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। बुटोला जी, एक सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके की लग रहा है कि इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में लोगों की नाराजगी भंडारी पर साफ देखी गई। मैं आपसे कह सकता हूं, ये देखिए, ये केवल विधायकी से इस्तीफा देने का मामला नहीं था, यह बद्रीनाथ के स्वाभिमान से इस्तीफा देने का मामला था। जिस भूमि में, जो बद्रीनारायण के स्वयं नाम की भूमि हो, जिसमें 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई हो, जिसमें महाभारत लिखी गई हो और जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता, माँ सरस्वती का उद्गम होता हो, ऐसी भूमि से पूरे देश को जनता ने मैसेज दिया है कि हम राजनीतिक शुचिता इस देश में पाएंगे और राजनीतिक शुचिता की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। केंद्र में राज्य की सरकार और बद्रीनाथ में विधायक कांग्रेस का, क्या फिर एक बार वही मुद्दा आएगा कि विकास नहीं हो पा रहा? जैसे राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा था कि मैं विकास नहीं कर पा रहा था, क्या बुटोला के शब्द से भी यही निकलेगा? आप देख लीजिएगा, विपक्ष का, सरकार का व्यक्तित्व तो बना हुआ होता है, विपक्ष का व्यक्ति सदन और सरकार को हिला सकता है। ये आप देख लीजिए, कुछ समय में, आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के ज्यादा काम किए जाते हैं। मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के भी काम हो सकता है, ये कहना है लखपत सिंह बुटोला का, जो इस समय 5224 वोटों से जीत अर्ज कर चुके हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, गोपेश्वर। बद्रीनाथ की जीत को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने जनता की जीत बताया, तो जमीन पर माथा टेक कर बद्रीनाथ की जनता को प्रणाम भी किया। धरती
इस जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ। इस धरती को राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या के आसपास की 6 सीटों में बीजेपी हार गई। अभी बीजेपी हार की वजह भी नहीं समझ पाई तो बद्रीनाथ उपचुनाव में भी बीजेपी हार गई। इसलिए पूरे देश में बद्रीनाथ सीट के रिजल्ट की चर्चा है और अगला उपचुनाव केदारनाथ में होना है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 24 साल में पहली बार सरकार चलाने वाली पार्टी उपचुनाव हार गई, पर चर्चा पूरे देश में बद्रीनाथ में हुई हार की है, जहां कांग्रेस जीत गई। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बीजेपी के राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आई। अभी अयोध्या और आसपास की सीटों में हुई हार की वजह बीजेपी समझ भी नहीं पाई तो भगवान विष्णु के धाम के नाम वाली बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी का सफाया हो गया। बीजेपी यहां कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़कर अपने साथ लाई, उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ाया, लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत बुटोला को जिता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक अयोध्या बद्रीनाथ के बाद अगला संदेश देश में केदारनाथ से जाएगा, जहां 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी से जनता का मोहभंग हो गया है। जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको पराजित किया, आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिसका बहुत बुरा असर पूरा पड़ा है। सनातन धर्म में जो बात शंकराचार्य जी ने कही उसकी अवमानना करना, बुद्धिजीवियों की बातों का अवमानना करना, उसके लिए इनको भगवान राम ने अयोध्या से पनिशमेंट दी। और आज बद्रीनाथ ने भी हराकर भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दिया कि ये गलत रास्ते पे हैं। अब भगवान केदारनाथ की बारी है, क्योंकि केदारनाथ में 223 किलो की चोरी का इल्जाम लगातार लोग उठा रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास उस पर जांच बैठाने तक का समय नहीं था। बीजेपी बद्रीनाथ सीट जीतकर हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना चाहती थी और इसके लिए कांग्रेस से भागकर आए राजेंद्र भंडारी को टिकट भी दिया, लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बात बिगड़ गई। बद्रीनाथ उपचुनाव में दिन रात जुटे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बद्रीनाथ से संदेश गया है कि भगोड़ों को टिकट देकर विधायक बनाने वाली राजनीति नहीं चलने वाली। तो क्या बीजेपी का हिंदू हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो चुका है? वास्तविक रूप में यह चुनाव विकास का नहीं बल्कि ये चुनाव संकेत और संदेश और सुचिता का चुनाव होना चाहिए। मैंने ये अपील की थी और लोगों ने इस बात को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार से नेताओं के चुंगल में फंसते हुए आम लोगों को ठगने की राजनीति हो गई है, बद्रीनाथ से मतदाताओं ने संदेश दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। पीरान क्लियर से लगा हुआ मंगलौर जहां मुस्लिम है और बद्रीनाथ जहां हिंदू है, जब बद्रीश भगवान का मंदिर है। आप हिंदुओं के भी नहीं हो पा रही बीजेपी, ना मुसलमानों की। ऐसा नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में हमको 8000 वोट वहां प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रकार का समीक्षा करना कोई बहुत नहीं रहता। मैंने कहा कि जिस प्रकार से सारे दलों ने मिलकर और एक रणनीति के तहत इस प्रकार की स्थिति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है और भविष्य को ठीक करेंगे। साफ है कि भगवान राम की नगरी के बाद जो संदेश वोटर ने दिया है वो पूरे देश में गया और देश में इस संदेश ने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। और अब अगला उपचुनाव केदारनाथ सीट पर होना है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी माना है कि राजेंद्र भंडारी को पार्टी में लाने में जल्दबाजी हुई है और उन्होंने दोनों सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। न्यूज़ 18 ने महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुना। मंगलौर और बद्रीनाथ में बीजेपी चुनाव हार गई। 2 अलग अलग पार्टियों से बीजेपी यहां पर नेताओं को लेकर आई। खासी नाराजगी अंदर खाने इस बात को लेकर भी थी कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी लाती है, उनको सपने दिखाती है, लेकिन वो सपने टूटे और यहां पर सरकार होने के बावजूद बीजेपी दोनों सीटों पर उपचुनाव हार गई। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। पहले तो आपकी सीट की बात करेंगे। आप उस सीट से विधायक रहे, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव हार गए सर। देखिए, क्योंकि हार हुई है, मैं जनादेश को स्वीकार करता हूं। और राजेंद्र भंडारी जी क्योंकि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर सीट छोड़ी और उसके बाद हमने जो वादा किया था कि जो भी कांग्रेस की विधायक सीट छोड़ूंगा हम अपना टिकट देंगे।
लेकिन जनता का जनादेश है, जनता को हमारा वो निर्णय मुझे लगता है कि जिस रूप में स्वीकार होना चाहिए था नहीं हो पाया। बहुत अच्छे तरह कार्यकर्ता मेहनत की है। मैं भी लगभग 2100 वोट से चुनाव हारा था। अच्छा लोकसभा में हम लोग 8000 मतों से सीट को जीते हैं और ये वास्तव में हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और हम भविष्य में इसकी समीक्षा करेंगे। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि जनता का जनादेश सिरोधार्य है और हम लोग उस सीट को भविष्य में और अनुकूलता लाने का उसमें काम करेंगे। बीजेपी के भरोसे ने राजेंद्र भंडारी का करियर खराब कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। राजेंद्र भंडारी जी ने अगर मेरे दिल को समर्थन दिया है तो उनकी चिंता करना, संगठन उनका उपयोग करना ही हमारा काम रहेगा। और जिस प्रकार से सारे दल वहाँ इकट्ठे होकर, खासतौर पर किसी कालखंड में वामपंथी अलग लड़ते थे, किसी कालखंड में यूकेटी अलग लड़ती थी, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार सारे दलों ने मिलकर और एक प्रकार का नकारात्मक वातावरण खड़ा करने की कोशिश किया, उसका एक रिजल्ट है और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। भविष्य के लिए भी चिंता है सर आप लोगों के लिए, पहाड़ की सीट और ऐसी सीट जहां आप खुद प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े नेता जहां लग गए, वहां भी आप हार गए। नहीं, सारे लोग लगते हैं। चुनाव में किसी कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन निश्चित रूप से रहता है और भविष्य में रखा ना, हम एक बूथ की समीक्षा करेंगे, हम जीतेंगे। जहाँ तक मंगलौर का विषय, तो मंगलौर में तो हम लोग जिस प्रकार से हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, हम सबके लिए अच्छा विषय। लास्ट में अंतिम जो काउंटिंग का राउंड रहा उसमें हम लोग जीत नहीं पाए और क्योंकि वहाँ की जनता ने हमको बहुत अच्छा मत दिया है। मंगलौर जैसे सीट पर जहाँ हम लोग काल्पनिक जीत की एक संभावना के रूप में थे, अच्छा मत दिया। ठीक है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। ये ठीक है कि दोनों सीटें हम लोग जीत नहीं पाए सारे प्रयासों के बावजूद। भविष्य में इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। जोशीमठ का धंसना, बद्रीनाथ में पुरोहितों की नाराजगी, आपको लगता है सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारी पड़े और पब्लिक ने राजेंद्र भंडारी की जो विरोध किया वो कहीं ना कहीं माइनस गया? देखिए, व्यक्तिगत विरोध अपनी जगह होता है। जब मैंने कहा, जब हमने तय किया था कि जो भी कांग्रेसी विधायक आएंगे हम उनको पार्टी में लेंगे, उनको टिकट देंगे। ये ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा जल्दबाजी का भी हमारा निर्णय रहा हो, लेकिन क्योंकि जनता ने अच्छा वोट दिया, बड़ी संख्या में नेक टू नेक हर राउंड में 200-300 वोटों का ही हम आगे पीछे हो रहे थे। बहुत से बूथ हम जीते भी हैं। एक बार समीक्षा करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और खबर उत्तराखंड से है। डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड टॉप पर है और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड अव्वल रहा है। 79 पॉइंट के साथ में उत्तराखंड रैंकिंग में टॉप पर है और 2023-24 का एसडीजी इंडेक्स जारी हुआ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की। ये बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का मसला शांत होता नहीं दिख रहा है और शनिवार को केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर के बाहर बैठकर अपना विरोध जताया। तो मंदिर के मुख्य पुजारी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी दिल्ली में बन रहे मंदिर को गलत बताया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि दिल्ली में शिवजी का मंदिर बनने पर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन केदारनाथ जैसा मंदिर और उसके नाम का इस्तेमाल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं इस बीच में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जबकि 2015 में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में बद्रीनाथ का मंदिर बनाया। वहीं मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने फिर सफाई दी है। ट्रस्ट का कहना है कि दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का केदारनाथ से कोई भी लेना देना नहीं है। केदारनाथ धाम से एक वीडियो आया है जो वायरल हो रहा है। यहां पर दो साधु आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींचकर मारपीट हो रही है और बताया जा रहा है कि किसी विवाद पर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। भीमशिला के पीछे का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि बाद में मामला शांत करा लिया गया।
रामनगर में तेज रफ्तार हादसों का कारण बनता जा रहा है और शनिवार को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने 2 मासूम बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें बड़े भाई की मौत हो गई और छोटी बहन बुरी तरह से घायल हो गई। घटना सावलदे के बवलिया चौकी के पास की है, जहां ये दोनों भाई बहन पानी लेने के लिए गए थे और इसी दौरान काशीपुर नंबर की एक तेज रफ्तार बाइक ने इन्हें टक्कर मार दी। बाइक सवार हादसे के बाद में बाइक छोड़कर फरार हो गए। विकासनगर सहित पूरा पछवा दून धीरे धीरे नशे का हब बनता जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एजुकेशन के हब के रूप में मशहूर देहरादून के पछवा दून क्षेत्र का युवा इन दिनों नशे के आगोश में जा चुका है। स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लड़कों को भी नशे ने अपनी चपेट में ले लिया है और नशे की लत को पूरा करने के लिए कई युवा चोरी में लिप्त होते जा रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में चोरी की वारदात के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और तमाम हमारा जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ समझ लीजिए कि ये नशा पहुँचता है। और हमारे एक कोई परिवार होगा, बहुत कम है जो सौभाग्यशाली जिनका बच्चा इससे दूर है। पछवा दून का ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यदि बीते साल के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है साल 2023 में 103 एनडीपीएस के रहे मामलों में 109 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। इनसे 16 किलो चरस और 2 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही मात्रा में नशीले इंजेक्शन, नशे की गोलियां, गांजा और डोडा पोस्त भी बरामद किए गए। वहीं 69 अवैध शराब के मामलों में भी 72 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2024 में अभी तक कुल 31 मामले एनडीपीएस में सामने आए, जिसमें एक महिला समेत 34 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। साथ ही 54 अवैध शराब के मामलों में भी पुलिस 54 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है। हालांकि बीते साल के मुकाबले इस साल अभी तक नशे के मामले में कुछ कमी दर्ज की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बड़े अपराधी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। साथ ही लोगों की जागरूकता के लिए अभियान भी चला रही है। जो नशे के दुष्परिणाम हैं उनसे लोगों को वाकिफ कराने के लिए हमारे द्वारा, जैसा कि एसएसपी महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सोमवार को विभिन्न स्थानों पर चौपालों का आयोजन करें, तो हमारे द्वारा चौपालों का आयोजन किया जाता है। नशे और क्राइम के इन मामलों में अक्सर दूसरे प्रदेश के लोगों की भूमिकाएं सामने आती रही हैं, जिसे लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी पुलिस को सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। नशे में कुछ कमी के बावजूद पछवा दून की शांत वादियां कैसे इतनी जल्दी नशे के बड़े हब में तब्दील हो गयी, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल अब पुलिस के सामने नशे पर तेजी से काबू पाने और राज्य को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने की चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के कुलागाड में भारी बारिश होने से एक झील बन गई है और काली नदी के किनारे करीब 200 मीटर लंबी झील बन गई है। झील में पानी लगातार बह रहा है और झील के बढ़ने से निचले इलाकों में खतरे की आशंका बनी है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और बीते रोज कुलागाड क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी, जिस कारण झील वजूद में आई। हल्द्वानी में सड़कों के हालात बेहद खराब है। बरसात के बीच में ये गड्ढे यहां की तकरीबन हर छोटी बड़ी सड़क पर देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। बारिश के बीच ये हाल हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का है। यहाँ ज्यादातर कॉलोनियों की सड़कों का यही हाल है। घर से निकलते ही लोगों का सामना इन मौत के गड्ढों से हो रहा है। कुछ मेन सड़कें तो पीडब्ल्यूडी ने बरसात से ठीक पहले सोलिंग कराकर छोड़ दी और अब यही सोलिंग लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि बारिश के बीच डामर करना भी संभव नहीं। ऐसे में लोग इन जानलेवा सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। इतने टाइम से गड्ढे हैं, कम से कम 2-3 साल हो गए इस रोड को ऐसे देखते हुए। आए दिन यहाँ पानी भरता है, आए दिन कोई ना कोई गिरता है यहाँ पे, पर ये लोग ये चीजें नहीं देखते हैं। बाकी कहीं चालान काटना उनको किसी का बाकी फालतू चीजें करनी हो सब करेंगे।
अभी कोई नेता यहाँ पे आ जाए, आके सब खड़े हो जाएंगे वहाँ 2 दिन। अगर कोई नेता यहाँ से जा रहा हो ना, 2 दिन में रोड बना देंगे, 2 दिन में लगेंगे, रातों रात में बना देंगे। पर वैसे आम इंसान के लिए कुछ नहीं करते हैं ये। हालांकि इस सब झटकों, गड्ढों और हिचकोलों के बीच कुमाऊं कमिश्नर का दावा है कि पीडब्ल्यूडी को सड़कों को लेकर डायरेक्शन दे रखे हैं जो बेहद क्लियर हैं। फुल टाइम डामरीकरण तो एडवाइजेबल खैर बरसात में नहीं होता है और उसमें लॉस भी होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन पॉट होल्स का काम, क्रैश बैरियर्स का काम, मलबा हटाने का काम, ये रुकना नहीं चाहिए, ये तत्काल होता रहे। और कहीं पे अगर इस मामले में धन के आवंटन में इनको इशू आ रहा है तो सीधे बात मुझसे भी करें। सड़कों पर हुए इन जानलेवा गड्ढों से सबसे ज्यादा खतरा 2 व्हीलर वालों को है, क्योंकि एक छोटी सी फिसलन उन्हें इन गड्ढों के जरिए सीधे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा सकती है। लेकिन सरकारी महकमा केवल दावों तक सीमित है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।